गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। कक्षा 10वीं, क्या हाल चाल? थोड़ा बढ़ा दिया जाए, साउंड बढ़ाया जाए संदीप भैया। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बस 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 इतना ही साउंड बढ़ाना है। तो मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल, क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? मोबाइल में देखें। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल, ऐसा बोलो ना संदीप मेरे दोस्त। आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं जरा एक मिनट तार वार जोड़ लूं सबके। ये रहा अपना लैपटॉप का चार्जर, पिंग करेगा वाली। चलो, तो नेपोलियन बोनापार्ट आदमी खराब था लेकिन काम अच्छे किए। बुरे काम का बुरा नतीजा सुन ले रे बेटा, ताऊ भतीजा, ऐसा ऐसा सुना तुमने? तो वही उसने क्या कहना कि मॉडर्न चेंजेस तो लाया लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की छीन ली। तो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था, दैट इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, और उसी हॉस्टिलिटी के चलते जिन लोगों ने शुरुआत में बोला था नेपोलियन आएगा, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी लाएगा, उन लोगों ने उसको अपोज कर दिया। ये अपन पिछली क्लास तक पढ़ चुके थे, है ना? तो बता जरा एक बार चैट में, क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लो। आज अपने क्लास 15 मिनट लेट चालू करिए, तो 6:15 तक क्लास चलेगी। बीच में रोना गाना मचाया, मार मार चमगादड़ बना दूंगा, अभी बता रहा हूं मैं। मतलब आपकी 8 बजे क्लास होना थी, आज 8 बजे वाली क्लास हुई नहीं, मतलब 8 बजे 5 बजे वाली नहीं हुई है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, प्रशांत भैया आपके जो ट्रैवल कर रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम थी, तो उन्होंने बोला कि आज आप ले लो 5 बजे क्लास, 8 बजे आज आपकी छुट्टी है, एंजॉय। ठीक है, तुम्हारी 2 क्लास होना चाहिए, 2 क्लास होती है तो 2 क्लास की जगह एक ही क्लास होगी। तो एक जो मतलब तुम तो 2 स्लॉट में पढ़ते हो ना, साइंस की जगह एसएसटी की लग गई, सब्स्टिट्यूट पीरियड है। वो नहीं होते वो मैथ्स के टीचर तो गेम्स के पीरियड में आके सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, मैं वैसा नहीं हूं, ठीक है। लेकिन अब आपकी आज साइंस की क्लास कैंसिल हो रही थी, तो उस टाइम को मैंने ले लिया, क्योंकि रात वाले टाइम में मैं कुछ और काम कर लूंगा। ठीक है, ओके, आ जाओ तो सारे बच्चे। आज साइंस की क्लास कैंसिल, आज साइंस की क्लास कैंसिल है। मैंने होमवर्क नहीं करा आपका, पिटोगे। डब्ल्यूपीपी वगैरह सब सॉल्व करते रखो। अभी कौन सी डब्ल्यूपीपी देख रखी है इनको अपन ने? पावर शेयरिंग वाली डब्ल्यूपीपी मिल गई ना, उसको सॉल्व करके रखना। पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी सॉल्व करके रखना। वेरी सून वी विल बी डिस्कसिंग इट। तो पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी सॉल्व करके रखना, बहुत जल्दी अपन क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। फाइन, पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी सॉल्व करके रखना। पावर अगला डाउट सॉल्विंग सेशन जब भी होगा उसमें पावर शेयरिंग डिस्कस किया जाएगा। गॉट इट? चलो, तो अगर हम नजर दौड़ाएं इस पे, तो पेन कहां गई मेरी? पेन घूम गई भाई, पेन नहीं दिख रहा भैया। क्या यार संदीप, पेन से मारूंगा तुम्हें एक दिन। पेन पिटाई होगी तुम्हारी, पेन पिटाई। तो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? देखो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर में अगर आप देखोगे तो हमने ये वाला पार्ट पढ़ा है चैप्टर में। कौन सा वाला? फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग वाला। फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग देखने के बाद में अपन आगे बढ़ गए थे एक कदम जब आगे बढ़े फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग देख के, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस चैप्टर की थीम क्या है। फिर हमने चैप्टर शुरू कर दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सेंस आइडिया ऑफ नेशन दिया। तो सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था, जिसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में पड़ेगा। ठीक है, वही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यूरोप में इस आइडिया को ले जाएंगे कि लिबर्टी और जस्टिस होना चाहिए, सारी चीजें। अब फ्रांस जब रिपब्लिक बनता है, तो फ्रांस अपने आप को, अपने लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देने के लिए क्या करता है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देने के लिए फ्रांस, साउंड ज्यादा बता रहे बच्चे, सेंस, हाँ बस, नहीं 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 अभी भी नहीं हुआ, हेलो, हाँ अब ठीक है, यस। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है? फ्रांस के लोग मल्टीपल स्टेप्स उठाते हैं। तो वो एक क्वेश्चन बताया था क्या क्या, जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ला सिटियोन। फिर उसके बाद में फ्रेंच ट्राई करना, न्यू फ्रेंच फ्लैग आ जाता है, स्टेट जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली आ जाती है, हिम्स वर कंपोज्ड, मैट्रिक्स वर कमेमोरेटेड, ओथ्स वर टेकन। साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह सबको खत्म कर दिया जाता है। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज की तरह देखा जाता है। ये सब कुछ हो गया। अब इसी बीच में फ्रांस में जो फ्रेंच आर्मी थी उनको लीड करता है नेपोलियन, और नेपोलियन जब पावर में आता है तो वो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है, और उन्हीं चेंजेस को क्या कहा जाता है? उन्हीं चेंजेस को नेपोलिक कोड कहा जाता है, नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, जिसके अंदर क्या प्रोविजन देखे थे? जिसके अंदर हमने देखा था कि सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म कर दिए। ठीक है, सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म कर दिए। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया नेपोलियन ने, मैनुअल ड्यूज को खत्म कर दिया, ये सारी चीजें। साथ ही साथ क्या है, टाउन्स में भी आप देखेंगे तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये सारा सब कुछ लिया है। और इन सारी चीजों से आपको क्या देखने को मिला कि लोग जो थे, स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह जो थे, तो दे वर एंजॉयिंग दिस न्यू फाउंड फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम दे रियलाइज्ड, क्या उनको एहसास हुआ कि नेपोलियन को शुरुआत में लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मान रहे थे ना, उनको एहसास हुआ कि भाई साहब गलत फंस गए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आया है, अच्छी बात है, मॉडर्न चेंजेस तो लाया, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम खा गया। तो मॉडर्न चेंजेस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। और इसी के चलते क्या हुआ? इसी के चलते लोगों ने नेपोलियन को क्या किया? बाद में अपोज भी करना शुरू कर दिया। और ये सारे क्वेश्चन अपन कल तक की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आइए तो आज हम आगे बढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक पे। समझ गए? समरी समझ में आ गई पूरी? साइंस की क्लास क्यों नहीं हो रही? मैं अच्छा ना लग रहा क्या तुम्हें साइंस की क्लास? आज है ना, प्रशांत भैया ट्रैवल कर रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम थी, तो इस कारण से उन्होंने आज की क्लास पोस्टपोन करी, तो मैंने ये वाली क्लास ले ली। समझे? 8 बजे वाली क्लास भी आप ही लोगे क्या? ना ना ना, 1 घंटा पर्याप्त है। क्या बताया मैंने तुम्हें? रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। यहां तक क्लियर है सभी को? अगर यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है,
फिर लगी रहेगी माइक नीचे घिस गया, पैर रख दिया मैंने माइक पे, माइक नीचे रहेगा, पिन यहाँ रहेगी। क्या यार सर, रुक जाओ, माइक लगा लूं मैं। ये माइक वही माइक है, कातिल माइक, पता है तुम्हारे सीनियर जो तुमसे पूछना, दिख रहा था क्लास में कातिल माइक है, करंट मारता है ये माइक, लेकिन वो पुराना वाला माइक खराब हो गया तो वापस किसी को, नया वाला माइक खराब हो गया तो वापस किसी को लगाना पड़ता है, ये करंट मारता है। यही माइक के अंदर है कुछ तो गड़बड़, कातिल माइक। इसका जो ब्रास है ना, मुझे लगता है ये करंट पास करता है। वही मैंने भी दिमाग चलाया असली, शायद अगर आप देख पा रहे हो तो, कि उसको बाहर ही लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार बड़ा बदतमीज माइक है, इसको कर दो यार फटाक से। रुकना बाबू। हाँ क्या है, हाँ ठीक है, चलो राजा बेटा बन गया ना मैं, आ जाओ, अब करंट भी नहीं मारेगा वो। तो शुरू किया जाए कार्यक्रम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अपन ने, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे, अलर्ट, इधर ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। चैप्टर जो है ना अपना पूरा का पूरा, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा, तो चैप्टर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। मैं चैप्टर का हैक बता रहा हूं तुम्हें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़ा चैप्टर है समझ नहीं आया ये वो, तो तुम पढ़ते नहीं हो अच्छा तो कैसे आएगा। मैं इसका चैप्टर का पूरा हैक बता रहा हूं तुम्हें। हाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चैप्टर का हैक क्या है, चैप्टर का हैक ये है, हैक ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में दो चीजें चल रही हैं, एक चैप्टर में चल रही है स्टोरी, और इस स्टोरी के पैरेलल ही अगर आप देखोगे ना तो चैप्टर में चल रही है थीम्स। स्टोरी क्या है, थीम क्या है। तो जैसे स्टोरी चालू करें चैप्टर की, तो स्टोरी चालू हो रही है आपकी 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने भी पढ़ लिया, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आप देखोगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 1804 में क्या होता है, 1804 में जैसे अगर आप देखोगे तो 1804 में नेपोलियन पावर में आता है, ठीक है, 1804 में जैसे अगर आप देखोगे तो नेपोलियन पावर में आता है। 1804 में जो नेपोलियन पावर में आता है, तो नेपोलियन आता है, उसका सिविल कोड लाता है, ये सारा सब कुछ हो गया। अब अगर आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे तो अभी आगे चैप्टर में बताएंगे कि 1850 में नेपोलियन हारता भी है, सारा सब कुछ। तो एक तो क्या चल रही है आपकी स्टोरी चल रही है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो चैप्टर में एक तो हमारी क्या चल रही है, स्टोरी चल रही है, चैप्टर का हैक समझा रहा हूं। तो ये चैप्टर की एक तो स्टोरी चल रही है, बढ़िया बेहतरीन सी स्टोरी चल रही है। अब इसी के पैरेलल लेकिन अगर हम देखेंगे ना, तो इसी के पैरेलल अगर हम देखेंगे, ये इसी के पैरेलल अगर अपन ड्रॉ कर दें, इसी के पैरेलल नहीं, आज मैं बराबर पैरेलल ड्रॉ करूंगा आपको, शेप से बोर्ड का इस्तेमाल भी तो करूं, लाइन कम मिलेगी, मिलेगी लाइन सेट हो जाए इसी के। लेकिन पैरेलल अगर आप देखोगे, एक और डुप्लीकेट होती है क्या कहीं से, इसी के पैरेलल अगर आप देखोगे, ठीक है, इसी के पैरेलल अगर आप देखोगे ना, ये मिटेगा भी नहीं, बढ़िया। इसी के पैरेलल आप देखोगे तो चैप्टर में थीम भी है, इसी के पैरेलल चैप्टर में थीम भी है। थीम क्या होता है, तो जैसे मैंने देखा फेडरिक सूरियो की पेंटिंग, तो फेडरिक सूरियो की पेंटिंग थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की गई है ना, तो इसी के पैरेलल क्या हो रहा है ना, थीम्स भी है। तो थीम्स में जैसे आप देखेंगे तो आइडिया ऑफ द चैप्टर, आइडिया ऑफ द चैप्टर, तो आइडिया ऑफ द चैप्टर में जैसे आपने क्या देखा, पेंटिंग देखी, आइडिया ऑफ द चैप्टर में आपने पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग एक थीम है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अब चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, जैसे यहाँ पे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें से शब्द लिखें द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास ये स्टोरी में नहीं चल रहा है कहीं कि एरिस्टोक्रेसी इस साल में आया, इस साल में मारा, इस साल में पिटा, नहीं। तो स्टोरी तो अपन देख रहे हैं चैप्टर की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन सिविल कोड लेके आया, अब इसके आगे क्या होगा वो भी बताऊंगा चैप्टर में। तो आपको ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ मूवीज में ऐसा चलता है कि एक फ्लैशबैक का सीन है, फिर प्रेजेंट आया, फिर एक फ्लैशबैक का सीन है, फिर प्रेजेंट आया, फिर एक फ्लैशबैक का सीन है, फिर प्रेजेंट आया। तो ये लिखने का तरीका है बस। तो वैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो उसमें एक तो स्टोरी पार्ट चल रहा है कि क्या क्या हुआ, और दूसरा ये कि जो क्या क्या हो रहा था वो क्यों हो रहा था, उसके जो अंडर करंट्स है, जो आइडियोलॉजीज है, जो थीम्स है, समझ आया, वो चीज है। कितने बच्चे समझ गए, ये चैप्टर का हैक है, ये समझ में आ गया, चैप्टर पूरा समझ में आ गया कि चैप्टर किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। समझे, समझे कि नहीं समझे। जैसे आई मूवी, वाह 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 बेटे, फाइनल डेस्टिनेशन जैसे, हाँ बाहुबली जैसे, गुड, येलो से लिखो भैया, ओके बेटा। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो ऑफ है यार, रिएक्शन कहां से आ रहे हैं, मैंने अपने एंड से ऑफ करके रखे हैं, समझ गए ना, बहुत बड़े समझदार मेरे पप्पू, गुलू गुलू कर दो तुम्हें, तुम बहुत समझदार हो। चलो आ जाओ, तो आप वही देख रहे हैं। तो जैसे अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग जैसे अगर आप देखोगे तो अगली हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब शब्द आपके सामने आता है ना, तो यहां पे क्या है कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। तो मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखेंगे, बुक में दिया है क्या, मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखोगे, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखोगे तो ये तो कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी का मैप है। मिड 18 मतलब 1750 की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये आप 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का मैप भी देखोगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि आज जैसे अगर आप देखते हो ना कि आज ये कोई ऑटोमन एम्पायर जैसी कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। आज इतने एरिया में जो ग्रीन ग्रीन शेडेड है, इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्री है। जैसे उस समय ये प्रुशिया हुआ करता था ये, लेकिन आज ये प्रुशिया जैसा कुछ नहीं, आज प्रॉपर एक जर्मनी है, तो जर्मन कंट्री कहलाता है। समझ लो मेरी बात। तो पहले कोई भी कंट्री नहीं था। यहां पे जो लिखा जा रहा है ना कि अगर आप
मिड 18th सेंचुरी के यूरोप को देखोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स, फिक्स्ड टेरिटरी, फिक्स्ड पॉलिटिकल टेरिटरी वाली ऐसी कोई कंट्रीज नहीं हुआ करती थी, ऐसे कोई नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, देयर वर नो फिक्स्ड नेशन स्टेट्स। फिर क्या है, तो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज यू नो देम टुडे। तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो आज हम जिसे जर्मनी, आज हम जिसे इटली और स्विट्जरलैंड कहते हैं ना, तो वो क्या है जिसे हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो पहले किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अलग अलग प्रकार की किंगडम्स हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार के क्या हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, राजाओं के राज्य हुआ करते थे। ठीक, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। डचीज और कैंटोन्स क्या होते हैं, तो डचीज और कैंटोन्स भी स्टेट्स वगैरह को कहा जाता है, जो स्टेट्स होते हैं उन्हें डचीज, कैंटोन्स, ये सारी चीजें कही जाती है। ठीक है, समझ गया ना। तो आज जिसे हम किंगडम कहते हैं वो पहले डचीज और कैंटोन्स उन्हें कहा जाता, मतलब आज हम जिन्हें कंट्रीज कहते हैं वो पहले कंट्रीज नहीं थी, वो पहले किंगडम थी, डचीज थी, कैंटोन्स थे। क्लियर हुआ? मैं एक बार बोल देता हूं रिएक्शन का। चलो, तो अब इन किंगडम्स पे, इन डचीज पे, इन कैंटोन्स पे, कैंटोन मतलब स्टेट्स को कहा जाता है, छोटे किंगडम्स को ऐसा। तो whose rulers had their autonomous territories, और ये जो राजा हुआ करते थे उनकी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी, भैया यहां से यहां तक मेरा साम्राज्य है, ठीक है, इतने में मैं रूल करता हूं। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। तो जो ईस्ट और जैसे आप ये पूरे यूरोप को अगर आप समझोगे ऐसे समझना, जैसे पूरा यूरोप है, पूरे यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप है वो अलग हो गया, जो ईस्टर्न यूरोप है रशिया वगैरह अलग हो गया, ये सेंट्रल यूरोप ये वाला पार्ट हो गया। तो ये ईस्टर्न और सेंट्रल जो है ना, ईस्टर्न और सॉरी ये सेंट्रल और ये ईस्टर्न यूरोप जो है, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो है, तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ व्हिच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और इन टेरिटरीज में अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स रहते थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर बोलने वाले लोग रहते थे। और ये लोग जो है ना, तो इनको ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स रूल कर रहे थे, मतलब ऐसे मोनार्क्स जैसे अपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सार निकोलस रूल कर रहा था, वो तो बहुत लेट तक रूल किया। तो जैसे ईस्टर्न यूरोप में सार निकोलस का रशियन एम्पायर था, साम्राज्य था उसका, समझ आया? तो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो अब तो क्या था कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक राजा है, बड़ा बोलते ना क्या बोल सकते हैं, एस्पिरेशनल किंग है, तो उसने अपनी टेरिटरी फैलाना चालू करी, इतनी अपनी टेरिटरी फैला ली, तो यहाँ पे अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ अलग और यहाँ अलग। तो ये चारों लोग जो है आपस में नहीं जुड़े हुए एक दूसरे से। वो तो ये है कि इस एरिया में रूल करने वाला राजा इतना गौरवशाली था कि उसने अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड की, तो सबको अपने अंडर में रखा है। बाकी इन लोगों में कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी कि अपने लिए कंट्री बनाएंगे, राजा मर जाएगा तो दूसरा राजा आएगा तो उस राजा के अंडर में, हमारा क्या है, हम तो प्रजा हैं, हम तो राजा के अंडर में रह लेंगे, वैसा। ठीक है, तो ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो ये जो लोग किंगडम्स के अंदर में रहते थे ना, ये किंगडम्स के अंदर रहने वाले लोगों का कोई कॉमन कनेक्शन नहीं होता था, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती थी, उनकी एथनिसिटी अलग अलग होती थी। पावर शेयरिंग में पढ़ा है, एथनिसिटी मतलब कि उनके बीच में कोई कॉमन कल्चर नहीं था, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। समझ में आया? तो अब ये यहां तक तो आपको सिचुएशन बताया कि क्या सिचुएशन थी यूरोप में बिफोर द रिवॉल्यूशन, बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म नहीं आया उसके पहले यूरोप में क्या सिचुएशन थी, वो चीज आपको यहां पे बताई गई है ना। नेशनलिज्म नहीं आया उसके पहले यूरोप में क्या स्थिति थी। अब अगर आगे देखें तो एग्जांपल के तौर पे यहां से चीजें बताना शुरू हुई है। अब सुनो, क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं? सर मैं आपको बता रहा हूं कि लोड मत लेना, क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैंने रेयरेस्ट केस में देखा है कि यहां से क्वेश्चन आया हो, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हो, रेयरेस्ट केस में देखा, लेकिन फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने रेफरेंस लेने के वो बताया क्या जा रहा है, क्योंकि जो सवाल आखिरी में बनेगा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहां एग्जांपल दिया गया कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था एक, जो मतलब आज के देश में जो मतलब आज के डेज में जो हंगरी है ना, हंगरी और ऑस्ट्रिया कंट्री जो है, तो वो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, तो इस हैब्सबर्ग एम्पायर में जैसे हम देखें विच रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है, दिस हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। तो यहां अगर मैं आपको दिखाऊं भी कहीं अगर मैप पे हैब्सबर्ग एम्पायर कहां था, तो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर जो है ना, ये वाला ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, तो दिस वाज द पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट पीपल। तो यहां अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग लोग ही थे, ठीक है। तो अब अगर जैसे देखें तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां आपको देखने को मिलेगा कि इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द ट्रॉयल, द ऑस्ट्रिया, ठीक है, द ट्रॉयल ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटलैंड। तो इसमें 3 क्षेत्र देखने को मिल रहा है आपको इस पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर में। जैसे आप देखोगे तो पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर में आपको इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन, ठीक है, मतलब अल्पाइन रीजन में आपको ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड देखने को मिल जाएगा, ये वाला अल्पाइन रीजन में ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड एज वेल एज बोहेमिया, ठीक है, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन और स्पीकिंग। तो बोहेमिया रीजन जो था, एक इतना बिल्कुल रटना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कोई जरूरी नहीं कितना ध्यान रखिए, बस एक रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर में अगर आप देखेंगे तो इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन्स में आपके ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया, क्या है, ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड आ गए, एज वेल एज बोहेमिया आ गया, ठीक है, जहां पे एरिस्टोक्रेसी क्या थी, जर्मन स्पीकिंग थी, तो यहां के मेनली लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्ड एंड वेनेतिया, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं तो एक रीजन तो क्या हो गया हैब्सबर्ग एम्पायर का, जैसे ऊपर वाला बता रहे हैं, तो इसमें जर्मन ये ऊपर वाला रीजन हो गया, फिर एक नीचे वाला रीजन भी जो है वो भी किसके अंडर में था, वो भी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, लेकिन यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, ऊपर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो जो ये लाइन लिखी है ना कि हैब्सबर्ग एम्पायर था, लेकिन इट वाज द पैचवर्क, हैब्सबर्ग एम्पायर was a patchwork of different region and different people। तो जैसे एक क्षेत्र अल्पाइन रीजन वाला है जहां पे अलग अलग भाषा बोली, जर्मन भाषा बोली जा रही है, जो एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस है वहां पे इटली बोली जा रही है, जैसे लोम्बार्डी और वेनेतिया। फिर क्या है, हंगरी रीजन जो है, तीसरा रीजन जो हंगरी रीजन है, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मैग्यार लैंग्वेज बोलती है, व्हाइल हाफ ऑफ द पीपल स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स, अलग अलग दूसरी भाषा बोलते हैं। तो फिर आप जैसे देखेंगे गैलिसिया जो है, ठीक है, गैलिसिया अलग क्षेत्र आ गया, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज।
तो हैब्सबर्ग एम्पायर का एक क्षेत्र जो है गैलिशिया, वहां के जो रूलिंग क्लास के लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, पोलैंड बाद में जो बनेगा कंट्री। तो एक ही एम्पायर के अंदर में कितने कंट्री बन सकते हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है, और लोग कितने अलग अलग हैं वो बताया जा रहा है। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर अ मास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट पीपल, बहुत सारे किसान भी रहते थे, ठीक है, पीजेंट पीपल सच एज बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन कैरनोलिया, ठीक है, क्रोट्स टू द साउथ जो बाद में जाके क्रोशिया बनेगा कंट्री, एंड रूमन्स जो रोमेनिया बनेगा बाद में जाके टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। अब मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपको इतने नाम ध्यान रखने की 1% जरूरत नहीं है। तुम्हारे सर बोल रहे हैं तुमसे कि सब भूल जाना, लेकिन कंसेप्ट पकड़ना। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ये सारी चीजें हैब्सबर्ग एम्पायर की मदद से ये समझाया जा रहा है कि डाइवर्सिटी, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में? डाइवर्सिटी इन वन एम्पायर, एक एम्पायर में डाइवर्सिटी इन वन एम्पायर, एक एम्पायर में कितनी डाइवर्सिटी है, भीषण भिन्नता है, एक एम्पायर में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उस चीज को यहां पे दर्शाया जा रहा है। तो डाइवर्सिटी इन वन एम्पायर, तो वन एम्पायर इज सो डाइवर्स, सो ह्यूज, ठीक है, एक एम्पायर के अंदर इतनी डाइवर्सिटी, तो उस चीज को यहां पे दर्शाया जा रहा है। सच डिफरेंसेस, और जब इतनी डाइवर्सिटी है तो सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद आप सोचो कि लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी रहे, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत इश्क रहे, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे भी बताया गया कि सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज द कॉमन लाइंस टू द एम्परर। सिर्फ ये इसलिए साथ थे क्योंकि उन सबका क्या था? एक राजा था। राजा बहुत मारेगा अगर साथ नहीं रहेंगे तो, ऐसा, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में कोई टाई नहीं थी, कोई वो एथनिक ग्रुप, एथनिक कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जैसे आप देखो ना, जब इन्हें मौका मिलेगा तो जब हैब्सबर्ग एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो ये सब अपने अपने कंट्री बनाएंगे। जैसे क्रोट्स जो थे उन्होंने क्रोशिया बनाया, ठीक है, स्लोवाक जो थे उन्होंने स्लोवेनिया बनाया, जैसे आप देखेंगे तो रूमन्स जो थे उन्होंने रोमेनिया बनाया। तो अलग अलग कंट्री बनाएंगे सब अपने अपने एथनिक ग्रुप, क्योंकि इन सबका आपस में कोई कॉमन बॉन्ड नहीं है, लेकिन इनके अंदर आपस में छोटे छोटे कॉमन बॉन्ड्स हैं। तो सवाल ये आता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज इन सच डाइवर्स यूरोप? समझे कि इतना डाइवर्स यूरोप था, जो एम्पायर्स होते थे उन एम्पायर्स में तो इतनी भिन्नता थी, फिर उन एम्पायर्स के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया, उन्होंने अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाने का आइडिया उनके अंदर कहां से आया? अगर मैं अब आपको बोलूं कि पूरा पैराग्राफ भूल जाओ, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखो कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूछा जा रहा है, तो आप ये बोलोगे कि डाइवर्सिटी होते हुए, ठीक है, कॉमननेस कैसे आई? इतनी डाइवर्सिटी थी तो उनके बीच में, डाइवर्सिटी इतना अलग अलग होने के बाद उनके बीच में कॉमननेस कैसे आई, है ना? इतनी डाइवर्सिटी थी तो डाइवर्सिटी होने के बाद में उनके बीच में कॉमननेस कैसे आएगी? तो अब आपको यहां पे वही चीज बताई जाएगी आगे कि क्या होता है ना कि पूरे यूरोप में अलग अलग लोग थे, लेकिन सबकी समस्या एक जैसी थी। सबके ऊपर जो रूलर होता था, एम्परर होता था, अत्याचारी होता था, परेशान करता था, सारी चीजें। तो रूलर जो होता था, एम्परर जो होता था, बड़ा अत्याचारी होता था, परेशान करता था, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड, मतलब अगला टॉपिक जो आएगा अपना, अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा कि यूरोप की स्थिति क्या थी, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया ना कि जब इतनी डाइवर्सिटी तो हाउ डिड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज? तो लोग एकजुट कैसे हुए, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, ये समझ में आ गया? बताओ जरा, पेज थोड़ा जूम कर दो, ये ले, जूम करो। क्लियर है यहां तक? कॉमन एलिजियंस का मतलब कि उस कॉमनली वो जुड़े कैसे हैं, रिस्पेक्ट कैसे हैं। 8 बजे की क्लास नहीं होगी क्या? ना जी ना, आज 8 बजे की क्लास कोई नहीं है, ठीक है। विशाल मेगा मार्ट के पेपर की तैयारी कैसे करें सर? इसके लिए स्पेशल क्लासेस, एक बैच आएगा हमारा, विशाल मेगा मार्ट भर्ती स्पेशल। मारूंगा चंगाल बना दूंगा। हाँ, पढ़ते लिखते हो नहीं, विशाल मेगा मार्ट की भर्ती की तैयारी करना है इनको। चलो ठीक है। डायलेक्ट्स मतलब भाषा। क्लियर हो गया ना यहां तक? अरे आज 8 बजे क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने 5 बजे ले ली ना क्लास। चलो अब देखो क्या है, तो अगला टॉपिक अच्छे से समझना। हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देखो चैप्टर में जैसे होता है स्टोरी, तो स्टोरी को अपन रोक दिया, अभी थीम पढ़ रहे हैं अपन। तो अपन ने देखा आइडिया ऑफ द चैप्टर, तो पेंटिंग्स अपन ने समझा। अब दूसरी चीज बताई जा रही है, आइडियोलॉजीज पता चलेगी ना। तो एरिस्टोक्रेसी थी यूरोप में और मिडिल क्लास थी यूरोप में। तो ये कोई कहानी का पार्ट नहीं है, थीम का पार्ट, इसको समझना जरूरी है। और ये एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास जो थी ना, इस एरिस्टोक्रेसी और इस मिडिल क्लास ने कहीं ना कहीं इस एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म के आइडिया को, नेशन स्टेट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे, एलिजियंस मतलब होता है कि किसी से आपका एसोसिएशन, कॉमन एलिजियंस नहीं था, मतलब कि आप उसके टुवर्ड्स ऑब्लाइज नहीं थे, उसके तरफ आप झुके हुए नहीं थे। ऐसा एलिजियंस मतलब वो कि आप किसी से जब अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करते हो। तो कॉमन एलिजियंस नहीं था। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग थे, तो इसलिए थे बस साथ में। मतलब यहां पे भी बताया गया कि डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज कॉमन एलिजियंस टू द एम्पायर। तो वो सिर्फ एम्परर, वो सिर्फ एम्परर की तरफ थोड़े से क्या थे, एसोसिएटेड थे कि हमारा सबका राजा एक है, इसलिए हम एक साथ हैं। राजा मर जाएगा, कोई और राजा बन जाएगा तो हम उसके साथ हो जाएंगे, वैसा। ठीक है। तो अब यहां जैसे आप देखोगे, तो आगे बढ़ जाने दो मुझे। तो आप जैसे यहां देखोगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि जब इतनी डाइवर्सिटी थी, तो इतनी डाइवर्सिटी में लोगों के अंदर यूनिटी कैसे आएगी? इतनी डाइवर्सिटी में लोगों के अंदर यूनिटी कैसे आएगी? तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो थे ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। क्लास 9th में भी अपन ने पढ़ा था कि रेवोल्यूशन
इसलिए नहीं आया कि रेवोल्यूशन की नीड थी, नीड तो हमेशा से थी, अत्याचार तो हमेशा से हो रहा था, लेकिन रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि लोग जो थे ना अब उस अत्याचार के अगेंस्ट में आवाज उठाने लायक हो गए थे। जैसे अगर मान लो मुझे कोई परेशान कर रहा है, तो परेशान तो हमेशा से कर रहा है, लेकिन मैं पलट के उसका मुंह कब तोड़ूंगा? जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा कि अब परेशान कर, और अब अगर परेशान कर दिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। समझ लो? तो इट्स नॉट अबाउट पीपल आर रिवॉल्टिंग, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एक थॉट दे रहा हूं मैं, बस मेरे दिमाग में चल रहा है, प्रोसेस कर रहा हूं, मैं ऐसा शेयर कर रहा हूं। इसके पहले मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी, मैं बस पढ़ाते पढ़ाते कभी होता है ना आदमी जब एक ही चीज को 10 बार पढ़ता है उसको 10 एंगल से देखने को मिलता है। तो अब यहां पे भी वही बता रहा हूं कि ये समस्या या फिर ये डाइवर्सिटी तो पहले से थी। रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो गया कि डाइवर्सिटी खत्म हो गई, लोगों ने डाइवर्सिटी भूल गए, लोग एक साथ एकजुट हो गए, या फिर लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि लोगों की स्थिति बदल गई। वो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना कि आप मुझे कोई परेशान कर रहा है तो वो तो पहले से भी परेशान कर रहा था, पहले मैंने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब कब दूंगा? जब मुझे लगेगा कि मैं जवाब देने लायक स्थिति में मार के मारूंगा, गुस्सा मुंह में जोर से तोड़ दूंगा। तो वही यहां पे भी है कि लोग जो थे ना वो लोग धीरे धीरे अपना स्टेटस इंप्रूव कर रहे थे। और जहां पे जो लिखा है द एरिस्टोक्रेसी इन द मिडिल क्लास, तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि यूरोप में क्या पावर डायनामिक्स बदल रहे थे। तो यहां पे दो शब्द है आपके सामने, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा और राजा के बैंड बाजा, ठीक है? तो राजा एंड एसोसिएट्स, राजा और राजा के जो एसोसिएट्स होते हैं ना वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाएंगे, मतलब रूलिंग क्लास से जुड़े हुए लोग। तो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो पूरे यूरोप पे एरिस्टोक्रेट्स रहते थे, सेकंड क्लास के वो लोग, ठीक है, जो क्या थे, जो कि पॉलिटिकली सोशली डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ठीक है, जो सोशली पॉलिटिकली डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो इस क्लास के जो मेंबर्स थे, ठीक है, द एरिस्टोक्रेट क्लास के जो मेंबर्स थे, तो ये लोग जो थे तो दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, इन सबका जीवन जीने का तरीका एक जैसा था, ठीक है। दे कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। तो उसका मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे पूरा यूरोप है, कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई कहीं पोलैंड में रह रहा है, लेकिन अलग अलग रीजन में रह रहे हैं लोग, एरिस्टोक्रेट्स लोग, लेकिन इन सबका क्लास स्टेटस एक जैसा था। जैसे अमीर व्यक्ति है ना, तो अमीर व्यक्ति चाहे मुंबई में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे चेन्नई में रहे, अमीर का क्लास एक जैसा रहेगा, क्योंकि ब्रांड्स एक जैसे पहनेंगे, वो पैसे एक जैसे खर्च करेंगे, एक जैसे जीवन जिएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तो despite the fact कि they live in the different region, they cut across the regional divisions, they owned states in the countryside and also town houses। तो इनके बड़े बड़े गांव होते थे, गांव में बड़े बड़े किले वगैरह होते थे, स्टेट्स होते थे, कंट्री साइड में टाउन हाउसेस होते थे, शहरों में घर होते थे। they spoke French for the purpose of diplomacy in high society, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि पोलैंड में गए, रशिया में गए, रशिया की जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, तो रशिया के जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, वो अगर मान लो फ्रांस के एरिस्टोक्रेट से मिल रहे हैं या फिर जर्मनी के एरिस्टोक्रेट से मिल रहे हैं, तो उनके जैसे इंग्लिश आजकल क्या है, इंग्लिश एक क्लास की लैंग्वेज है। अगर आप देखोगे तो जो एलाइट क्लास है इंडिया में, इनफैक्ट थैंक्स टू दी कह सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने इंग्लिश सबको सिखा दी, लेकिन आज आप जैसे देखोगे ना तो जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं तो वो रोते भी चिल्लाते भी इंग्लिश में, ठीक है, उन लोगों का स्टाइल है इंग्लिश। तो क्या हो रहा है ना कि यहां पे भी वही चीज बताई जा रही है कि एक कॉमन लैंग्वेज थी जिससे उनकी क्लास मेंटेन रहती थी, और वो कॉमन लैंग्वेज क्या थी? तो डिप्लोमेसी के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, दो एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों से बात करते थे एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो वो डिप्लोमेसी के लिए हाई सोसाइटी में फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज माना जाता था। साथ ही साथ क्या होता था, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। उनके जो परिवार थे ना, तो उनके परिवार आपस में जुड़े हुए रहते थे थ्रू टाइज ऑफ मैरिजेस। क्लास 9 में अगर तुम्हें ध्यान हो, तो फ्रांस का राजा लुईस 16, ऑस्ट्रिया की रानी मैरिया एंटोनेट, तो दोनों अलग अलग देश के ना, लेकिन स्टेटस दोनों का सेम है दोस्त। तो दोनों का ब्याह करवा दिया कि चक्कर चक्कर काट लो, घूम लो, विवाह संपन्न हुआ, स्वाहा। तो केस क्या होना कि दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस, शादी करवा देते थे आपस में। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग एरिस्टोक्रेट्स होंगे, एरिस्टोक्रेट्स लोग तो रूलिंग क्लास के लोग तो कम ही होते थे ना, राजा और राजा के रिश्तेदार वगैरह तो कम ही होते थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। और कंट्रीज में, यूरोप में, अलग अलग क्षेत्र में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी। लेकिन उन पीजेंट्स के ऊपर दबदबा किसका था? एरिस्टोक्रेट्स का था। समझ में आया? क्योंकि इनके पास पैसा था, पावर था, तो उनका दबदबा था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, व्हाइल इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट्स व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो यहां पे ध्यान रखना, जैसे पूरा यूरोप है तो ये बता रहे हैं कि पूरे यूरोप में से जो वेस्टर्न यूरोप है ना, तो इस वेस्टर्न यूरोप में क्या खेती कैसे होती थी? बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। तो या तो वेस्ट में छोटे छोटे किसान खेती करते थे, और या फिर वो किराए पे मजदूर रखे जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था टेनेंट से। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें, ये सेंट्रल और ये ईस्टर्न यूरोप, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लेकिन क्या है, खेती का जो पैटर्न था, ठीक है, वो थोड़ा अलग था। लैंड होल्डिंग कैसी थी? इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट्स। तो बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े खेत which were cultivated by serfs। serfs क्या है, मैंने कल भी बताया था, जैसे किंग की किंगडम होती है ना, तो वैसे ये एरिस्टोक्रेट जो होते थे, ये राजा तो नहीं है, राजा के लोग हैं, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो जमीन पे अपने अंदर में क्या करते थे? गुलाम रखते थे, और इन गुलामों को कहा जाता था सर्फ्स, सर्फडम। समझ में आया? इन गुलामों को कहा जाता था सर्फडम। तो ये सर्फ जो थे वो काम करते थे। व्हाट माय पॉइंट? ये सर्फ जो थे काम करते थे खेतों पे, और इस तरह से क्या होता था, सिस्टम चलता था। बताइए क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई, क्लियर हो गई एकदम झन्नाट तरीके से? हाँ जी, हाँ जी, डू लेट मी नो, एम आई लाउड एंड क्लियर? आगे समझ में? तो ये अपन ने क्या देख लिया? ये अपन ने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में देख लिया। तो अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो हु वर एरिस्टोक्रेट्स, ये समझाया यहां पे। अगर इतने पार्ट को देखेंगे तो हु वर एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, हु वर एरिस्टोक्रेट्स एक्सप्लेन्ड, EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में इसको समझाया गया कि एरिस्टोक्रेट्स आखिरकार कौन था, है ना? ओके ओके ओके, यस 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 यस, आ गया। बहुत बढ़िया यार, समझदार लड़के निकले तुम तो।
और लड़कियां भी। चलो बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आइए आप जैसे अगर हम देखें, आप जैसे अगर हम देखें तो एरिस्टोक्रेट्स तो आपको समझ में आ गया। ये मिडिल क्लास कहां से आ गई सर, बीच में कहां से क्लास आई? तो मिडिल क्लास वाला टॉपिक वही टॉपिक है जो आपने क्लास 9 में पढ़ के आए हो। यस यस, ठीक है, यू अंडरस्टूड इट वेरी राइट। क्या कि वो क्लास जो पीजेंट्स की थी, लेकिन वो जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, थोड़ा सा ट्रेड वेट करके पैसा कमा ले, तो अभी अमीर एरिस्टोक्रेट तो कहलाएंगे नहीं, लेकिन ये गरीब भी नहीं कहलाएंगे, तो देवर इन दी मिडिल। अब ये जो बीच के लोग थे ना, इन लोगों के पास पैसा था, तो इन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा ली तो उन्होंने सवाल उठाए, तो उससे एक मिडिल क्लास इमर्ज हो गई, जो कि आगे जाके रेवोल्यूशंस, आगे जाके न्यू आइडियाज, आगे जाके कंट्री बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टोरी एक चल रही है और इस चैप्टर में स्टोरी के साथ साथ थीम्स भी चल रही है, तो वो थीम अपन पढ़ते चलेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, आ जाओ अब यहाँ पे जैसे हम देखें तो ये थीम में क्या बताया गया, एरिस्टोक्रेट्स अपन ने समझ लिए। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं मिडिल क्लास कौन था, मिडिल क्लास जो थी उसके बारे में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स हो गया, ठीक है। तो मिडिल क्लास के बारे में यहां पे बताया जा रहा है, मिडिल क्लास कौन थी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न यूरोप हो गया और इन दी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, ये सेंट्रल यूरोप हो गया। तो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। तो अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट था किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वहां पे आपको क्या देखने मिलता है कि टाउन्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। ठीक है, सिंपल है कि वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा था, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ मतलब टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। शहर, जैसे शहर कैसे बनते हैं, किसी गांव में अगर एक फैक्ट्री आ गई मान लो, तो वहां पे फैक्ट्री में क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, बिजनेस होगा, ये वो सारी चीजें, तो फैक्ट्री शहर बनते चले, मतलब उस फैक्ट्री से उस गांव के अंदर शहर वाले फीचर आना शुरू हो जाएंगे। तो वही हुआ कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो इससे क्या हुआ कि टाउन्स ग्रो हो रहे थे, शहर ग्रो हो रहे थे, और टाउन्स के ग्रो होने से क्या होता है कि कमर्शियल क्लास इमर्ज होती है। और ये जो कमर्शियल क्लास इमर्ज होती है, कमर्शियल क्लास का क्या काम था पता है, कि इनके पास पैसा था क्योंकि उन्होंने ट्रेड किया है, whose existence was based on the production for the market, मतलब पैसा कमाते थे, मार्केट में सामान बेचते थे, तो उनके पास वो वहां से बन रही थी। मिडिल क्लास कहां से आई, तो मिडिल क्लास आई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, कमर्शियल टाउन से, जो मार्केट के लिए सामान बनाती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया 1750 के आसपास। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी, जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और कहीं कहीं 19th सेंचुरी 1800 के बाद में शुरू हुआ। लेकिन इट इन इट्स वेक, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई, तो इंडस्ट्रीज के आने से क्या होता है, एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, और वो जो नया सोशल ग्रुप था, वो नया सोशल ग्रुप कौन सा था, मिडिल क्लास। तो अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जो काम करने वाले लोग, जो खेती नहीं कर रहे हैं, जो राजा नहीं है, राजा नहीं है तो उनके पास में वो स्टेटस नहीं है, खेती नहीं कर रहे, गरीब किसान नहीं है, तो वो अमीरी में तो आ चुके हैं, तो वो मिड में आ गए दोनों के, इसलिए उन्हें मिडिल क्लास कहा गया। तो दिस मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ, कौन कौन होंगे मिडिल क्लास में, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, पढ़ लिख भी लिए ना। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में दीस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, वेस्ट में ज्यादा थे। अच्छा देखो, बहुत अच्छी चीज बताओ, आप पूरे यूरोप में पढ़ेंगे ना, तो अधिकतर रेवोल्यूशन कहां के बताए गए, फ्रांस की कहानी, बेल्जियम की कहानी, जर्मनी की कहानी, इटली की कहानी, इधर की वेस्टर्न यूरोप की कहानी ज्यादा है। वेस्टर्न यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा हुई, वेस्टर्न यूरोप में ही रेवोल्यूशन ज्यादा हुए। क्यों, वेस्टर्न यूरोप वाले लोग ज्यादा खाना खाते थे कि लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं, सिंपल चीज है कि जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में हुआ, क्योंकि यहां के लोगों को पहले आवाज मिली, आवाज मिलती है किससे, पावर से, वो पावर आई इनके पास पैसे से, तो यहां के लोगों ने ही ज्यादा रिवॉल्ट किए हैं, समझे, ठीक है, यहां के लोगों ने ज्यादा रिवॉल्ट किए हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, ईस्टर्न पार्ट जो था यूरोप का, ईस्टर्न पार्ट में मिडिल क्लास के लोग ही कम थे, यहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हुई, ग्रो हुई, यहां के राजाओं ने ज्यादा टाइट करके रखा था चीजों को। तो आपको ये देखने को मिलता है क्या कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। ये लाइन ध्यान रखना क्या, कि इट वाज अमंग द एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, मिडिल क्लास समझ में आ गया आपको, एजुकेटेड समझ में आ गया कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, लिबरल वर्ड को भी 2 मिनट ले रखो, लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, ठीक है, इनके मन में विचार आया कि यार अब तो पैसा अपने पास भी है, राजा लोग जबरनी ऐट खाते हैं, ठीक है, हटाओ ये राजा को, सारे जर्मन बोलने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जर्मनी बनाएंगे, सारे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, फ्रांस बनाएंगे, क्या जरूरत है राजा की। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लिबरल लोग थे, लिबरल अभी बताऊंगा, हाँ, तो इनके मन में ये ख्याल आया कि नेशनल यूनिटी होना चाहिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जिससे हम ये एरिस्टोक्रेट्स जो है ना, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं ना, जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इनको हटाना होगा। तो दिस टाइप ऑफ आइडियाज गेन्ड पॉपुलैरिटी, इस तरह के आइडियाज पॉपुलर होते चले गए, फेवर में आते चले गए। आया समझ में, आप बताओ, छुट्टी वुट्टी ना मांगो मेरे से, मैं बहुत मारता हूं। यहां तक क्लियर है, 15 पे क्लास चालू थी, 15 पे छुट्टी होगी, 15 मिनट भी हो रहे हैं, क्या यहां तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ बिग थम्स अप अगर यहां तक क्लियर है तो। मजा आया ना। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, जैसे अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे तो अपन ने आइडिया पढ़ रहे हैं चैप्टर के, तो चैप्टर की जो थीम्स है उसमें अपन ने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में पढ़ा, एरिस्टोक्रेट्स के बारे में पढ़ा अपन ने, एंड मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, है ना। ये थीम है, ये लोग है, ये कहानी नहीं है, ये लोग है, लोगों का सोचने का तरीका, ये विचारधारा है। ये एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे। वैसे ही अब अपन क्या पढ़ेंगे पता है, कि यूरोप में उस समय पे लिबरलिज्म का आइडिया, लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है,
लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है, तो आपको देखने को मिल रहा है लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है और लिबरल्स उसके फॉलोअर हैं, लिबरल्स हु फॉलोज इट। लिबरलिज्म एक आइडिया है और लिबरल्स वो लोग हैं जो उस आइडिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बताओ, यहां तक समझ में आया तो अब लिबरलिज्म क्या है वो समझाऊंगा मैं आपको। मजा आ रहा है कहानी में, है ना? थीम वाली चीज समझते हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है? गुड क्वेश्चन। आइडियोलॉजी का मतलब होता है बेटा विचारधारा, मतलब मैं किस तरह से सोचता हूं वो मेरी आइडियोलॉजी कहलाएगी ना, मेरा सोचने का नजरिया वो। गॉट इट? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, जैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उसको अपन डाइवर्स कहेंगे, डाइवर्सिटी इन दी लैंग्वेज, डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। और डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? जैसे जब दो गवर्नमेंट के लोग, दो हाई लेवल के लोग आपस में बात करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, तो उसे डिप्लोमेसी कहा जाता है। कैन आई गेट रैंक 1? देखो रैंक 1 मेरे बोल देने से अगर आ जाएगी ना तो मैं सबको बोलता हूं रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1। रैंक 1 आएगी तुम्हारे मेहनत करने से। आज तुम्हारे पास वो समय है कि आज के दिन से लग के अपने आप को रगड़ना होगा, तो डेफिनेटली आपकी रैंक 1 आएगी। अगर इससे भी कुछ अच्छा होता होगा तो वो आएगी। तो एंड गोल की चिंता मत करो, तुम उस प्रोसेस में विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। कोई भी लक्ष्य जो है वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ने की स्पिरिट रखो, बस तुम मेरे लिए रैंक 1 हो। समझ गए? चलो, अच्छा तुमने भी हेयर कट करवा लिया, चलिए भाई। पावर बैंक गिफ्ट करूंगा सर को, ये लिख रहा है एक बच्चा चैट में। फोन ना दिला सकता तू? बंदूक धर, फोन में समस्या है तो पावर बैंक गिफ्ट करूंगा। नहीं नहीं, ठीक है। और तुम मेरे लिए, तुम क्या गिफ्ट लाओगे? मेरे लिए तुम अपने आप में गिफ्ट हो। तुमसे जब मिलूंगा, जिस दिन मैं तुम्हें देखूंगा अपनी आंखों से, ठीक है, तो वो गिफ्ट है। मुझे मटेरियलिस्टिक नहीं हूं मैं, पूछ लेना किसी से भी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक नहीं हूं, लात मारता हूं ऐसी चीजों को मैं। तो मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लाना। मेरे लिए तुम आना, तुम एक मुस्कुराहट लेके आना, मेरे लिए आंखों में चमक लेके आना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल बी कंटेंटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे अपन ने ये देख लिया कि मिडिल क्लास क्या थी, एरिस्टोक्रेसी क्या थी, तो अब जैसे यहां पे लिखा है कि वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिबरल लोग थे। तो लिबरल लोग कौन है? तो लिबरल लोग वो हैं जो लिबरलिज्म के आइडिया में विश्वास रखते होंगे। तो लिबरलिज्म का आइडिया क्या है? आ जाओ। तो लिबरल लोग वो हैं जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते होंगे। तो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी क्या है? तो व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? देखो शब्दों से घबराना मत। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म मतलब कि वो लिबरल पीपल, दोज लिबरल पर्सन जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ में देश को देश बनाने की इच्छा रखते हो, जिनके अंदर राष्ट्रवाद हो, खुले दिमाग वाला, ठीक है। तो लिबरलिज्म को पहले समझो। तो जैसे आप देखेंगे द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है इट इज एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। तो शुरुआत में क्या है कि जैसे इससे मिडिल क्लास इमर्ज हुई, तो मिडिल क्लास के लोग जो थे ये पढ़े लिखे थे। तो इन्होंने पढ़े लिखे होने के साथ साथ में ये आवाज उठाई कि यार हमारे ऊपर किसी प्रकार की बंदिश ना हो, हम आजाद होना चाहिए, वी शुड बी फ्री। और फ्रीडम का ही आइडिया लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्री हैं तो आप उस राजा के शासन से भी फ्री हो, आप फ्री हो तो आप इस चीज के लिए भी फ्री हो कि आप अपना देश बना सको। तो इसी से क्या होता है? इसी से नेशनल यूनिटी या फिर नेशनलिज्म का आइडिया जुड़ा हुआ है कि अगर आप जब फ्रीडम को सोच पा रहे हो तो आप फ्रीडम को हर मायने में सोच पा रहे हो कि हमें इस राजा से फ्रीडम चाहिए, हमें ये फ्रीडम चाहिए कि हम अपना देश खुद बना पाए। तो इसीलिए लिखा है क्या कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। वाह वाह वाह, दिखा सर क्या समझा दिया, समझ में? तो जैसे ये टर्म जो है ना लिबरलिज्म, दिस टर्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर, मतलब वर्ड समझाते जैसे डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। तो वैसे ही कि लिबरलिज्म का रूट वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, लिबर का मतलब होता है आजाद। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म, जो नई मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये लाइन को डबल अंडरलाइन करो, ठीक है। तो लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया यही है। जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी उसने लिबरलिज्म को कैसे समझा? उन्होंने लिबरलिज्म को समझा इस तरीके से। लिबरलिज्म का मतलब उन्होंने कैसे समझा कि लिबरलिज्म का मतलब उन्होंने समझा कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। सारे इंडिविजुअल्स फ्री हैं, सारे इंडिविजुअल्स लॉ के सामने इक्वल हैं, ये लिबरलिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब क्या हो रहा है ना कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में समझेंगे, ठीक है। एक पॉलिटिकली समझेंगे कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, और दूसरा समझेंगे अपन, एक पॉलिटिकली समझेंगे और दूसरा समझेंगे अपन इकोनॉमिकली। एक पॉलिटिकली और दूसरा इकोनॉमिकली, है ना, कि लिबरलिज्म पॉलिटिकली क्या मतलब होता है और इकोनॉमिकली क्या मतलब होता है। तो पॉलिटिकली अगर लिबरलिज्म को समझेंगे तो आजादी किस चीज की आजादी? तो इट एम्फसाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि हमें आजादी हो कि हम हमारी सरकार खुद चुने। पहले क्या होता था ना, पहले राजा लोग थोप के चले जाते थे कि ये हमारी सरकार है, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। लेकिन अब जब लोग मिडिल क्लास में आए, तो जब पैसा आया, उनके पास पढ़े लिखे, तो उनको समझ में आया कि आजादी मतलब लिबरलिज्म। तो आजादी होना चाहिए किस चीज की? हम अपनी सरकार खुद चुने,
ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे तो लिबरलिज्म इज द आइडिया बेसिकली इन विच फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी ऑफ ऑल इज डिमांडेड, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो कानून के सामने सब बराबर हो, सबको आजादी हो, इस चीज को सीख किया जाता था लिबरलिज्म से। तो अब वही चीज अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि इट एम्फसाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि सरकार जो हो तो वो हमारी इच्छा से बने, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, देयर शुड बी गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सरकार हमारी इच्छा से बने। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही पॉलिटिकली लिबरलिज्म का या फिर मिडिल क्लास का ये मानना था क्या कि ऑटोक्रेसी को खत्म करा जाए, जो राजा वगैरह रूल कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए, एंड द क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी क्लास थी फर्स्ट स्टेट की, ठीक है, उन क्लर्जी क्लास के जितने भी प्रिविलेजेस उन प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए, वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं इतने सारे बेनिफिट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा की पावर को चेक किया जाए और हर व्यक्ति को मौका रहे कि वो क्या कर पाए, उस सरकार का हिस्सा बन पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, इस चीज की बात की गई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ये सब कुछ, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और आजादी जब दे रहे हो आप लिबरलिज्म में तो आजादी ऐसी होना चाहिए कि देयर शुड बी इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे उस पर उनका पूरा अधिकार हो, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू यूज इट, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कभी भी छुड़ा ले उनकी प्रॉपर्टी। तो अब अगर आप देखोगे तो अब आपको यहां क्या मिल गया पता है, अब यहां आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया किस चीज का, अब यहां आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया पॉलिटिकली लिबरलिज्म क्या होता है उस चीज का, ठीक। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म क्या होता है उस चीज का आंसर मिल गया कि लिबरलिज्म मींस फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंडिविजुअल्स के लिए फ्रीडम हो, कानून के सामने सारे लोग समान रहे, इक्वल रहे, वो होता है लिबरलिज्म, फाइन, वो होता है लिबरलिज्म। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब इसमें आप जैसे देखोगे गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात की जा रही है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी की बात की जा रही है, पॉलिटिकली ये बात की जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, ये बात की जा रही है कि इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी हो। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मीनिंग होल्ड करते हैं। क्या आपको लिबरलिज्म समझ में आया कि व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड फॉर पॉलिटिकली, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है पॉलिटिकली, वो समझ में आया, बताइए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म समझ में आया, लिबरलिज्म का आइडिया समझ में आया, कैसे लिबरलिज्म जुड़ा हुआ है वो समझ में आया। यार चैट पब्लिक प्राइवेट का क्या सिस्टम है यार, चलती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो एक बार फिर से मैं आपको आज का रिकैप करवा दूं, पहले पॉलिटिकल वाला खत्म कर लेते फिर रिकैप करवाता हूं, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जब आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हो तो लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, ये लैटिन रूट वर्ड लिबर से बनी, लिबर का मतलब फ्री। तो यहां लोग क्या चाहते हैं, लिबरलिज्म को फ्रीडम के साथ लोगों ने समझा है, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम टू चूज द गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए लोगों को किस चीज की, पीपल शुड बी फ्री, मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लोगों का अंडरस्टैंडिंग है व्हेन दे टॉक अबाउट लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म उन्हें पॉलिटिकल सेंस में किस चीज से आजादी चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि कोई भी राजा उनके ऊपर रूल ना करे, देयर शुड बी गवर्नमेंट शुड बी बाय कंसेंट, तो वो खुद इस चीज को तय कर पाए कि वो उनकी सरकार कौन बनाएगा, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात की जा रही है, ठीक है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। साथ ही साथ सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड कह सकते हैं क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो राजा वाजा को हटाओ, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को हटाओ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट होना चाहिए। तो ये बात हो रही है किस चीज की, ये बात हो रही है कि कैसे लिबरलिज्म काम करेगा, ठीक है, कैसे लिबरलिज्म काम करेगा। 19th सेंचुरी में जैसे आप देखोगे तो इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी को भी जोड़ा गया लिबरलिज्म के साथ, जिसको अपन इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले एस्पेक्ट में देखेंगे। तो एक एस्पेक्ट अपन ने यहां देख लिया। अब हम यहां पे इक्वालिटी की बात करेंगे, लिबरलिज्म में इक्वालिटी शुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं कि लिबरलिज्म में इक्वालिटी शुड बी इंपॉर्टेंट, तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ये एक चीज समझना, या मोदी जी का वाला मीम है ना, वाला मीम याद कर लेना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यहां पे हिपोक्रेसी दर्शाई जा रही है। हिपोक्रेसी मतलब कि बोलते कुछ और है करते कुछ है। तो लिबरलिज्म में जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो ना, तो फिर सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, वुमेन को भी इक्वालिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सही बात है। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ जब आप लिबरलिज्म में बात करते हो, दिस डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मतलब वोटिंग राइट, राइट टू वोट। तो आप जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन आप सबको वोटिंग राइट नहीं दे रहे हो। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, अपने फ्रांस में भी पढ़ा था, ठीक है, जहां पे आपको पहली बार पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था लिबरल्स के द्वारा, जो नेशनल असेंबली बनाई थी, ठीक है। राइट टू वोट जो दिया था, सिर्फ किसको दिया था, प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को। कौन सा सिटीजन कहलाते थे वो बताओ जरा चैट में। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को ध्यान करोगे तो वहां पे सबको वोटिंग राइट नहीं दिया था। इनवायलेबिलिटी मतलब कि वायलेशन मतलब वायलेशन वर्ड्स मतलब किसी भी चीज का उल्लंघन कर देना। इनवायलेबिलिटी मतलब वायलेशन नहीं होने देना। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, उनकी प्रॉपर्टी रहे, उस प्रॉपर्टी को कोई उनसे छुड़ाए ना, वो होता है इनवायलेबिलिटी। मतलब यू कैन नॉट ब्रेक दैट थिंग, ऐसा। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, हाँ, तो जैसे हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात जरूर कर रहे हैं लिबरलिज्म में, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में राइट टू इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, कि सबको वोटिंग राइट में जाए। क्यों? क्योंकि आप रिकॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है, उस लिबरल डेमोक्रेसी में जो लिबरल्स ने जो डेमोक्रेसी लाए थे फ्रांस में, वहां पे राइट टू वोट सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को ही वोटिंग राइट थे, वुमेन को भी नहीं थे। एक्टिव सिटीजंस, एक्टिव वॉइस। और ले देख देख देख, एक बच्चा बेचारा इंग्लिश और सोशल की क्लास में ऐसा कंफ्यूज हुआ कि वो क्या लिख रहा है। मैंने पूछा कि कौन थे ये लोग प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, तो वो लिख रहा है सर एक्टिव वॉइस थे।
एक्टिव सिटीजन और पैसिव वाह यार, ज्यादा इंग्लिश के लेक्चर देख लिया तुमने बेटा। एक्टिव सिटीजन लिख रहा है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव सिटीजन्स। तो मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। ना कम पैसे वाले लोगों को वो दिया था वोटिंग राइट, और ना ही महिलाओं को दिया था। कहां गई इक्वालिटी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। तो ये लिबरलिज्म का आइडिया जो है उन आइडिया के साथ ही सिंक नहीं हो रहा है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन डिड ऑल द अडल्ट मेन एंजॉय सफरेज। सिर्फ जब जैकोबिन गवर्नमेंट मैक्सिमम रोबिस्पायर रूल पे आया था तभी कुछ समय के लिए क्या है वोटिंग राइट मिले थे, और वो भी सिर्फ मेल को ही मिले थे। हाउएवर जब लेकिन नेपोलियन कोड वापस आया, नेपोलियन आया, तो उसने वापस से क्या कर दिया, सफरेज को लिमिट कर दिया, और वुमेन जो है तो उनको माइनर सब्जेक्ट बना दिया। मतलब वुमेन जो है तो दे विल बी अथॉरिटी टू देयर फादर्स एंड हस्बैंड्स, ठीक है। तो उनके पापा या फिर उनके पति जो होंगे वही उनके लिए निर्णय लेंगे, ठीक है। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political right. तो इसीलिए जैसे आप देखते हो ना, तो लिबरलिज्म के आइडिया से यूरोप में रेवोल्यूशन आएंगे, लेकिन उस लिबरलिज्म के आइडिया में भी इनहेरेंट डिफेक्ट था। वो क्या था कि लिबरलिज्म इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है लिबरलिज्म, करता है लिबरलिज्म, ठीक है। बट इन रियलिटी इक्वालिटी खास करके वोटिंग में है ना, वोटिंग में, खास करके वोटिंग में, वोटिंग को सफेद बोला जाए, बट इन रियलिटी इक्वालिटी थी नहीं, इन रियलिटी इक्वालिटी थी नहीं। सो सैड, ठीक है, सो सैड, आया समझ में? बट इन रियलिटी इक्वालिटी थी नहीं, सो सैड। व्हाट माय पॉइंट? तो अब आप जैसे मैंने आपको लिबरलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग समझा दिया पूरा। अगली क्लास हमारी जब भी होगी, हो सकता है मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, तो अगर एक्स्ट्रा क्लास का नोटिफिकेशन आए तो आ जाना पढ़ने, ठीक है। तो अगर मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लूं तो समझ जाना कि आगे पढ़ेंगे अपन लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर तक हो गया कंप्लीट। मैं आया कि नहीं आया आज की क्लास में, बताओ जरा फटाफट से। हाँ, छुट्टी कर रहा हूं। So this was all from my side today. I hope you guys enjoyed the session. We'll see you all in the next class. Friday, Saturday, Sunday तुम्हें याद आएगी, मेरी नहीं आएगी? याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। बताओ अब अपन मंडे को मिलेंगे, लेकिन अगर मेरा एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन हुआ और मेरे पास टाइम रहा तो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा एक, तो आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास के बारे में देखा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से अपन ने एक सवाल देखा कि इतनी डाइवर्सिटी थी उसके बावजूद भी लोगों के अंदर नेशन स्टेट बनाने की फीलिंग क्यों आई। तो उसके पीछे के कारण थे, क्योंकि लोग बदल रहे थे। तो एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ने अपोज किया एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, और उन्हें अपोज करने में मदद दी किस चीज ने? एक आइडियोलॉजी ने, वो थी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की। तो व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो उस लिबरल नेशनलिज्म में अपन ने लिबरलिज्म तो समझ लिया है, लिबरलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग समझ लिया है। अब यही लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में क्या मतलब रखता है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? बताओ। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। होमवर्क क्वेश्चन एक और लेते चले जाओ, जाते जाते होमवर्क क्वेश्चन तो दे दूं क्या? क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन पॉलिटिकल लिबरलिज्म in your own words. What was the challenge? What was the challenge in it during the early phase of the idea? लिबरलिज्म के आइडिया के अर्ली फेज में क्या चैलेंज था? ये चैलेंज था कि इक्वालिटी डज नॉट मीन इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। चलो, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू पीपल एंजॉयड। आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे